हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एसवी क्लासेस में। मैं संतोष वर्मा आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर जिसका नाम है नाभिक यानी न्यूक्लियस। वन शॉट वीडियो। तो वन शॉट वीडियो में हम पूरा A to Z देखेंगे। आज समझेंगे नाभिक क्या है, नाभिक के बारे में समझेंगे, उसका आकार क्या होता है, उसकी साइज क्या होती है, उसकी त्रिज्या क्या होती है। इसमें आगे हम पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, और नवबंधन ऊर्जा क्या होती है, और द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है। ये सब हम सब जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम शुरू करेंगे तो नाभिक के बारे में जानना जरूरी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नाभिक का साइज, नाभिक के आकार के बारे में हम जान रहे हैं। तो हमें क्या पता था, रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि परमाणु है, कोई भी परमाणु, परमाणु के केंद्र में एक ऐसी जगह होती है जो केंद्र में स्थित हो। कहा केंद्र में एक ऐसी जगह है कि जहां पे परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश स्थित होते हैं। यानी कि परमाणु का टोटल जो आवेश है, जो धनावेश भाग है, वो कहां है, इसके केंद्र में स्थित है। और जो ऋणावेश भाग है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं अलग अलग कक्षाओं में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर कक्षा में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। और नाभिक के अंदर क्या बचे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी ये कैसा है, धनावेश है। क्या है, धनावेश है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेश। क्या है, ऋणावेश होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि परमाणु है, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जो धनावेश होता है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और इसमें जो धनावेश भाग है यानी नाभिक जो है, इसी को क्या कहा इन्होंने, नाभिक कहा, जो कि केंद्र में स्थित होता है। कहां स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है, जिसको इन्होंने कहा न्यूक्लियस। अब कहा इन्होंने कि यानी कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि जो टोटल धनावेश भाग है उसके नाभिक में स्थित है। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि चलिए जानते हैं कि जो अल्फा कण की बमबारी की गई थी, जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, उसमें क्या था, उसमें देखते हैं। तो अल्फा कण यहां से चला, अल्फा कण की बमबारी इन्होंने किया, तो जो सीधा गया, जो सीधा गया उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सीधे सीधे जो जा रहा है। तो अल्फा कण जो जा रहा है इसके अंदर क्या गति कर रहा है, इसके अंदर क्या है, वेग है। तो वेग है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, गतिज ऊर्जा है। इसके अंदर क्या है, गतिज ऊर्जा, यानी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्या है बाबू, काइनेटिक एनर्जी है। अब ये लगातार जा रहा है। अब चूंकि देखिए अल्फा कण है, अल्फा कण भी कैसा है, धनावेश है। कैसा है, धनावेश है। अब ये भी धनावेश, और यहां नाभिक भी क्या है, धनावेश है। जैसे जैसे अल्फा कण इसके अंदर जाता है, इसके पास जाता है, कुछ दूरी तक जैसे आएगा, तो अब इसका प्रतिकर्षण इसको झेलना पड़ेगा बाबू। क्यों, क्योंकि ये भी धनावेश, ये भी धनावेश, सेम सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो उन्होंने कहा कि जब ज्यादा दूर जाता है, इसके नजदीक चला जाता है, तो कुछ ऐसी जगह पर जाता है कि एक ऐसी जगह आता है कि जिसे मान लीजिए बिंदु P है, यहां पे इतना प्रतिकर्षण इसका हो जाता है कि झेल नहीं पाता, यहीं से क्या हो जाता है, ये रिटर्न हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, रिटर्न, यानी वापस हो जा रहा है। ये बिंदु P से रिटर्न हो जा रहा है, मतलब कि यहां गतिज ऊर्जा, देखिए कोई भी वस्तु, कोई वस्तु जब कहीं से टकराती है तो फिर तुरंत वापस नहीं हो जाती, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए ही, यानी कुछ सेकंड के लिए ही बात करें तो वह रुक जाती है। यानी कि आप क्या हो गया, गति कर रही थी तो उसके अंदर क्या था, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। अब वस्तु अगर स्थिर हो रही तो उसकी स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे चेंज किसमें हो गई, स्थितिज ऊर्जा में। मतलब ये हुआ कि गतिज ऊर्जा क्या हो गई, शून्य हो गई, और वहां क्या जनरेट हो गई, स्थितिज ऊर्जा जनरेट हो गई। अब इसका मतलब है कि यहां पे गतिज ऊर्जा क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो गई, शून्य हो गई। अब यहां पे क्या जनरेट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी फिर कुछ देरी बाद क्या हो जाएगी, चेंज किसमें हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और 180 डिग्री पर अल्फा कण सीधे वापस आ जाता है। तो अल्फा कण वापस आ रहा है, तो जिस बिंदु तक ये बिंदु P तक गया, वहां से और नाभिक के बीच की दूरी R0, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको क्या बोला जाता है बाबू, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी कि वो मिनिमम दूरी, नाभिक से वो मिनिमम दूरी जहां से अल्फा कण वापस हो गया, रिटर्न हो गया, वही उसी के बीच की दूरी को क्या कहा गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहा गया। मिनिमम दूरी, यानी अल्फा कण जहां जो नजदीक गया,
नाभिक के नजदीक जो गया उसके बीच की दूरी जो बच गई, जहां से वापस हो गया, उसी के बीच की दूरी को हमने क्या कहा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहा। अब इन्होंने कहा कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, माना नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो है, प्रोटॉन कितने हैं? Z हैं। एक प्रोटॉन का आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, तो इसको हमने माना E है। इसलिए Z प्रोटॉन का आवेश कितना हो जाएगा? Z प्रोटॉन का आवेश कितना हो जाएगा बाबू? ZE हो जाएगा। ठीक है ना। अब चूंकि देखिए अल्फा कण आ रहा है, जहां पे क्या है, ये तो अल्फा ही कण है, अल्फा कण ही तो है। अब यहीं से वापस जा रहा है, तो यहां पे कौन आया? अल्फा कण, जहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? कुछ देरी के लिए शून्य हो गई और वो स्थिति ऊर्जा परिवर्तित हो चुकी है। यानी कि इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? दोनों सेम है। दोनों क्या है? सेम है, तभी तो ये रुक रहा है, फिर वापस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी शून्य है, मतलब दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम है। तो इसका मतलब है अल्फा कण है यहाँ पे, तो अल्फा कण में प्रोटॉन कितने होते हैं? बराबर 2। इसलिए अल्फा कण का आवेश कितना होगा? अल्फा कण का आवेश, अब पूरा लिख देते हैं, अल्फा कण का आवेश कितना होगा बाबू? बराबर 2 × E। ठीक है ना। तो बिंदु हम लिखते हैं, बिंदु P पर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। ये क्या होता है कि Q1 की वैल्यू कितनी है? Z × E है, इंटू कितना है? 2E है, डिवाइडेड बाई क्या है? उनके बीच की दूरी R0। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम यहां से R0 की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ कितना हो गया? 2 2 2 जा 4, तो 4 क्या हो रहा है? 4ZE² डिवाइडेड बाई mv²। तो ये पहला हमारे पास फार्मूला निकल के आया कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू ये। दूसरा अगर हम K की वैल्यू रख दें, देखिए हमने K लिखा ही नहीं, K इंटू होगा ना, तो K की वैल्यू रखें। क्या क्या है K? क्या है K की वैल्यू? आप लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि देखिए दोनों धनावेशित हैं, मतलब दो आवेश है, आवेश के बीच में कौन बल लगता है? आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। हम लेकिन निकाल रहे हैं क्या? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये K क्या है? परावैद्युतांक टाइप में है, जो हम यहां से निकालते हैं, इसकी वैल्यू होती है R0 = 1/4πε0 × 4ZE² डिवाइडेड बाई mv²। एक तो ये आपका फार्मूला निकल के आया। ठीक है ना। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी को देखें तो किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, एक होता है 1/4πε0 2 टाइम्स ऑफ ZE² डिवाइडेड बाई R0। ये होता है आपका कि हमारे पास K की वैल्यू होती है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है ना। तो यहां पे आप वैल्यू रखते जाइए, इसकी वैल्यू आप रखें कितना? अगर इसकी वैल्यू रखें तो कितना होगा? 9 × 10⁹ होगा, 9 × 10⁹ हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आप तमाम वैल्यू रखते जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगी। अब कभी कभी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं 2 × EV। देखिए कभी कभी क्या लिखा जाता है, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी बराबर एक होता है काइनेटिक एनर्जी, देखना ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी क्या है? 1/4πε0, ये देखिए क्या होता है? 1/4πε0 2ZE² डिवाइडेड बाई R0। अगर यहां से इस फॉर्म में अगर हम निकालें, इस फॉर्म से निकालें हम, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है कि हमारे पास क्या हो रही है? देखिए यहां से R0 बराबर क्या हो जाएगा? R0 क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू 2ZE² डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी। या तो हम लिख दें R0 = इसकी वैल्यू क्या होती है? K होती है, इसको कहा जाता है K, तो यानी कि हो गया 2ZE² K डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी। ये भी है। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है?
काइनेटिक एनर्जी देखिए, इसको हाथ करें, काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है 2 इंटू इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, यानी कि आपका ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये क्या है, वोल्टेज है, यानी विभवांतर है, ये वोल्टेज है। तो किसी भी फॉर्म में आप रख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। तो किसी फॉर्म में आप ले जाकर जैसी न्यूमेरिकल में जैसी भी आवश्यकता पड़े आप वैल्यू रखते चले जाइएगा, आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब ही है कि जो है अल्फा कण कितने नजदीक पहुंचा, किसके पास, नाभिक के पास, और जितने नजदीक पहुंचा वहां से और नाभिक के बीच की जो डिस्टेंस है, जो मिनिमम दूरी बच गई है नाभिक से वहां तक की, उसी दूरी को हमने क्या कहा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहा। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, चले आ जाओ। अब फिर भाई साहब ने कहा कि इसका भाई आकार आकार भी तो कुछ होगा। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में निकाला इन्होंने। अब देखिए ध्यान से देखना, इन्होंने क्या कहा कि नाभिक है, यानी परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या है, नाभिक है, परमाणु के केंद्र में क्या है, नाभिक है, नाभिक में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। जो नाभिक के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसी की संख्या को इन्होंने क्या कहा, द्रव्यमान संख्या कहा, द्रव्यमान संख्या कहा। यही मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को इन्होंने कहा न्यूक्लियानों की संख्या, न्यूक्लियानों की संख्या कहा। यानी न्यूक्लियान क्या हुए, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है उसी को क्या कहा, न्यूक्लियान कहा। और न्यूक्लियान मतलब द्रव्यमान संख्या कहा। इन्होंने कहा, अब चूंकि देखिए एक चीज और बता दे रहा हूं, नाभिक क्या है, गोलाकार है, नाभिक क्या है, गोलाकार है। तो गोलाकार है तो गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है बाबू, होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब जब गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इन्होंने क्या कहा कि अगर माना नाभिक की त्रिज्या जो है वो बराबर कितना है, आर है। तो इन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट में कहा इन्होंने, नाभिक जो आयतन है, नाभिक का जो आयतन है क्या है, नाभिक का आयतन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके द्रव्यमान संख्या के। क्या प्रोपोर्शनल होता है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में कहा नाभिक का आयतन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, द्रव्यमान संख्या की। मतलब ये हुआ V इज प्रोपोर्शनल टू, इन्होंने क्या कह दिया, ये कह दिया। और V क्या है, नाभिक का आयतन। नाभिक क्या हमने कहा, गोलाकार। नाभिक का आयतन यानी गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब इसका आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो इन्होंने कहा इसका मतलब है आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। इसका मतलब ये भी तो होगा आर इज प्रोपोर्शनल टू, ये जो वैल्यू चली जाती है इसकी पावर के 1/, हो जाती है। तो इन्होंने निकाला ये कि जो है कि नाभिक की त्रिज्या, ध्यान देना बाबू, नाभिक की त्रिज्या किसके प्रोपोर्शनल होती है, जो द्रव्यमान संख्या है यानी न्यूक्लियानों की संख्या के अनुपाती होती है। तो यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा। तो इसको इन्होंने कहा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R0 a की पावर 1/3। ये क्या है, एक नियतांक है। क्या कहा इन्होंने, नियतांक यानी कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू निकाली गई 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर की। तो नाभिक की साइज क्या आई, नाभिक का त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कितनी निकाली गई, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 a की पावर 1/3। यानी ये नाभिक का आकार हो गया। यानी नाभिक का आकार यानी नाभिक की त्रिज्या कितनी मानी गई, 10⁻⁻15 कोटि की। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, नाभिक की त्रिज्या कितनी निकाली गई, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, ये होती है 1.5, हमने कह दिया ना, 10⁻⁻15 मीटर की कोट की होती है। ये होती है, पॉइंट देखिए नोट किए रहिएगा भाई, याद करने के लिए है। जो नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर की कोट की होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर की कोट की होती है।
तो हमारे पास नाभिक की त्रिज्या निकालने के लिए अगर आया, न्यूमेरिकल आए या आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए कि बताइए नाभिक का आकार जो है, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, आर इक्वल टू कितनी होती है, आर नॉट e पावर 1/3, या किसके प्रोपोर्शनल होती है, उसके द्रव्यमान संख्या के प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन पावर में कितना चढ़ा रहेगा, 1/3 चढ़ा रहेगा। और ये 1.2 देखिए, ये साइज इसकी नापी जाती है फर्मी में, तो इसका मतलब इसको हम फर्मी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मी। और इसका मतलब एक फर्मी बराबर कितना होता है, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो इसका मतलब है ये निकलकर हमारे पास टोटल कितना आ गया, R इक्वल टू ए की पावर 1/3 फर्मी। देखिए यही से हमने सब निकाला, ये इतना होता है, किसका होता है, किसकी वैल्यू होती है, फर्मी की, ठीक है ना। जब आर नॉट की जो प्रयोगात्मक वैल्यू निकाली गई, तो निकाली गई क्या वैल्यू, इसकी वैल्यू आई प्रयोगात्मक, देखिए प्रयोग इन्होंने किया था, एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, इसलिए इन्होंने वैल्यू निकाला कितना, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। और एक फर्मी में कितना होता है, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है। ये बात आपकी समझ में आई कि नाभिक का आकार कैसा है। अब नाभिक का आकार देख लो, नाभिक का आकार पता चल गया, यानी नाभिक में जो डिस्टेंस आप क्लोजेस्ट अप्रोच थी वो आपने देख लिया, और उसके बाद आपने देख लिया कि क्या नाम है, नाभिक का त्रिज्या कैसे हमने निकाला। ये टोटल 2 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं न्यूक्लियस के अंदर, घुसते हैं क्या क्या हो रहा है। अब थोड़ा सा हम आपका ध्यान थोड़ी ले जाएंगे जो अब तक आपने पढ़ा है उसकी तरफ, क्योंकि हमको देखिए डिटेल थोड़ी जाना है, डिटेल चलेंगे। एग्जाम है, लेकिन ठीक है एग्जाम है, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसको डिटेल समझ के जाएंगे, ताकि आप एग्जाम में उसके अंदर से कुछ भी लिख देंगे वो सही ही रहेगा, गलत नहीं हो सकता आपका। क्योंकि आप अलग कॉपी आपकी दिखनी चाहिए, तो अलग कॉपी दिखाने के लिए आपको कुछ अलग अलग थियरी चाहिए, तो हमें आपको पढ़ना पड़ेगा। आइए हम पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, हमें था नाभिक के बारे में जानना। अब ये परमाणु है, इसके अंदर क्या है, केंद्र में नाभिक है। हमने कहा नाभिक के अंदर कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान से देखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका मतलब है इसके पास धनावेश है, इसके पास कैसा आवेश, कोई आवेश नहीं है। लेकिन अब इसमें जितने भी प्रोटॉन होंगे, यानी नाभिक का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ध्यान से सुनिएगा, नाभिक का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, यानी जो धनावेश भाग वही तो है। तो हम कह रहे हैं कि उसके अंदर बहुत अप्रोक्सीमेटली 30 मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कण होते हैं उसके अंदर, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम उसकी गणना नहीं कर रहे हैं। हमें क्या, बहुत छोटे छोटे कण हैं, तो हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम सीधा बात कर रहे हैं कि जो नाभिक का निर्माण हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा हो रहा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा नाभिक का निर्माण हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि इसके द्वारा ये निर्माण हो रहा है, और इसमें ये एक साथ है। ध्यान सुनना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ हैं। तो इसका मतलब है ढेर सारे नाभिक में क्या है, ढेर सारे प्रोटॉन हो सकते हैं। तो ये न्यूट्रॉन भी तो कुछ ना कुछ अपनी क्षमता लगाएगा। तो इसका मतलब है ये दोनों किस तरह आपस में यहां बंधे हुए हैं, कोई ना कोई इसके अंदर ऊर्जा होगी, तभी तो ये इकट्ठा है, नहीं तो भाई कैसे इकट्ठा रहेंगे, इकट्ठा नहीं रह सकते। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रतिकर्षण क्षमता निकल रही है, यानी कि यहां पे एनर्जी कुछ ज्यादा है। तो नाभिक के निर्माण में जब हम देख रहे हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर हम दोनों को मिलाकर क्या कर रहे हैं, नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, नाभिक को बना रहे हैं। तो जब नाभिक का निर्माण इन दोनों के मिलने से हो रहा है, इन दोनों के मिलने से हो रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ इसके अंदर डिस्टरबेंस पैदा हो रही है। क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि अब ये पहले क्या था कि इसमें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं रख रहे थे, केवल प्रोटॉन की बात कर रहे थे, लेकिन निर्माण किसके साथ होगा, न्यूट्रॉन भी तो रहेगा। तो इसका मतलब इसके स्टेबिलिटी में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। अब एक जंगल में अकेला शेर है, तो अकेला शेर है तो क्या है, वो अस्थाई है। लेकिन अगर दूसरा शेर आ गया तो पाला वाला नहीं रहने देगा, कहे ना हम ऐसे नहीं रहने देंगे भाई, तुम्हें हमारा मुकाबला करना पड़ेगा। जब मुकाबला करने के लिए दोनों तैयार होते तो उसमें लड़ते हैं,
तो थोड़ी देर बाद जब दोनों बराबर पे आते हैं तो कहता है कि नहीं चलो हम दोनों लोग साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन उस दौरान जरा देखिए, दोनों जब साथ आए रहने के लिए तो उसके पहले उन्होंने क्या किया था, लड़ाई की, बहुत कुछ उन्होंने काम किया, जिससे उनकी एनर्जी क्या हुई, लॉस हुई थी, समय बर्बाद हुआ, कहीं चोट आई। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जब दो एलिमेंट्स, कम से कम दो कण आपस में कहीं ना कहीं रह रहे हैं, रुक जा रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ अपना लॉस किया है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर जो है जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आकर इकट्ठा हो रहे हैं, नाभिक निर्माण कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ ये अपनी एनर्जी लॉस करके आ रहे हैं। क्या करके आ रहे हैं, एनर्जी लॉस करके, यानी कि ये एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं, और एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं मतलब इसका द्रव्यमान कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन उसके पहले भाई साहब ने क्या कहा था, उसके पहले ये हमें था कि हमारे पास नाभिक है, नाभिक में ये चीजें होती हैं। अब नाभिक के अंदर न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। लेकिन उसके पहले क्या था कि हमारे आइंस्टीन भाई साहब आए, आइंस्टीन भाई साहब आए, थोड़ी तो उनके बारे में जान लें। पहले ये माना जाता था, पहले भाई क्या माना जाता था कि प्रोटॉन, देखिए पहले ये माना गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर है, ठीक है। तो ये जो आए आइंस्टीन भाई साहब, इन्होंने क्या दिया, एक द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के बारे में, ऊर्जा संबंध, तो इन्होंने रिलेटिविटी सिद्धांत के आधार पर इन्होंने क्या कहा कि जो होता है, जो एनर्जी निकलती है डेल्टा ई इक्वल टू किसके बराबर होती है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के। डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमान क्षति है, द्रव्यमान क्षति है। थोड़ी पढ़ लेते हैं इसके बारे में, तब इसके बाद चलते हैं। ये क्या है, प्रकाश का वेग है। क्या है, प्रकाश का वेग है। क्या है, ये एनर्जी है, यानी ऊर्जा है। ये क्या है, ऊर्जा है। पहले ये माना गया कि जो पदार्थ है, जो जितने भी पदार्थ दुनिया में हैं, सबका द्रव्यमान फिक्स है, यानी कोई भी पदार्थ है उसके अंदर ये बात है कि द्रव्यमान होगा ही होगा। कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, उसके अंदर द्रव्यमान होगा ही होगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि जो द्रव्यमान है किसी पदार्थ का विशेष यानी मूलभूत गुण है, वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। पहले माना जाता था उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स है। इसका मतलब वो फिक्स है, इसका मतलब ये हुआ ऊर्जा जो है वो क्या है, कार्य करने की क्षमता है। ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता है। तो अलग अलग पदार्थ में अलग अलग ऊर्जा होगी, अलग अलग पदार्थ में अलग अलग ऊर्जा होगी। अच्छा, मतलब निश्चित कर दिया गया कि चलो भैया अगर ये द्रव्यमान फिक्स हो गया तो इसका मतलब ऊर्जा भी फिक्स हो गई। तो ये माना गया कि अगर अलग अलग पदार्थ की बात करेगा तो ऊर्जा संरक्षण अलग हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण अलग हो गया, दोनों थ्योरी अलग अलग हो जाएगी। लेकिन आइंस्टीन भाई साहब आए कहे नहीं, ऐसा नहीं है। जब किसी पदार्थ से कुछ द्रव्यमान कम कर दिया जाए तो जो उसका द्रव्यमान कम होता है वो ऊर्जा के रूप में बाहर आता है। वही क्या है, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यानी उसके जो द्रव्यमान में कमी आ रही है, उसके द्रव्यमान में जो कमी आ रही है वही ऊर्जा के रूप में बाहर निकल रही है। तो ये था कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किया था आइंस्टीन का। किसका था ये, इन्होंने कौन दिया था, आइंस्टीन भाई साहब ने। आइंस्टीन ने ये संबंध बताया कि नहीं भाई ऐसा है कि दोनों ऊर्जा संरक्षण और द्रव्यमान संरक्षण अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है, एक है। यानी द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा बाहर निकलती है। उन्होंने क्या कहा कि द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा बाहर निकलेगी, यानी किसी पदार्थ में से अगर द्रव्यमान की कमी कर दी जाए, उसके द्रव्यमान को कम कर दिया जाए तो जो द्रव्यमान कम होता है कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर बाहर निकलती है। जैसे मान लीजिए हमारी शरीर है, ठीक है, ये उंगली है, मान लीजिए उंगली है तो इसका भी तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान शरीर के साथ जुड़ा है। अगर इसको निकाल दिया जाए तो इसका मतलब हमारे शरीर में से कुछ ना कुछ भाग क्या, द्रव्यमान की कमी हो गई, द्रव्यमान में कुछ कमी आई। अभी कमी कर रहा है कि इसके अंदर जब ये साथ में था तो कुछ ना कुछ काम करता था, देखिए कुछ ना कुछ सामान उठा रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब इसका भी वर्क था, यानी कि इसके अंदर भी एनर्जी थी। और जैसे ये पोर्शन बाहर निकाल लिया गया तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये कुछ एनर्जी अपनी बाहर लेकर गया है, और एनर्जी बाहर लेकर गया है मतलब वो द्रव्यमान बाहर गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पदार्थ है उसके द्रव्यमान में कुछ ना कुछ कमी कर देंगे
तो वो जो द्रव्यमान में कमी आ रही है वो ऊर्जा के रूप में बाहर निकल रही है, क्योंकि हमने कहा द्रव्यमान बाहर निकाला तो द्रव्यमान में कमी कर दिया, इसका मतलब है उसकी जो एनर्जी थी हमने बाहर निकाल दिया, यानी वो एनर्जी बाहर निकल गई। तो वही कह रहा है इन्होंने कि भाई साहब ने कहा, आइंस्टीन ने कहा, आइंस्टीन साहब ने क्या कहा कि जो कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, कोई भी नाभिक है, अगर उसके द्रव्यमान में कुछ कमी कर दी जाए तो जो है जितनी द्रव्यमान की कमी होती है वही ऊर्जा के रूप में बाहर आ जाती है। ध्यान से सुनना, जो भी वस्तु है, जो भी पदार्थ है, जो भी नाभिक है, अगर उसके द्रव्यमान में कुछ कमी कर दोगे तो क्या होगा, जो होगा ऊर्जा बाहर निकलेगी, और जो ऊर्जा बाहर निकल रही है वही क्या है आपकी इसके बराबर डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यानी द्रव्यमान में कमी के कारण भी उसके अंदर क्या आ रही है, ऊर्जा बाहर निकल रही है। तो यहां से तब आएगा कि हाँ ऊर्जा संरक्षण भी एक है और द्रव्यमान संरक्षण भी एक ही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं माना जाता था। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि जो कमी द्रव्यमान में कमी आ रही है वही क्या है, ऊर्जा के रूप में बाहर निकल रही है। तो डेल्टा ई इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ये क्या था, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। ये किसने दिया था, आइंस्टीन भाई साहब ने दिया था। अब इसके आगे हमको पढ़ना क्या, द्रव्यमान में कमी जो आ रही है, हमने लिख दिया द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या है आपके एग्जाम में आता है बाबू, तो द्रव्यमान क्षति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो द्रव्यमान क्षति के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ी देखते हैं, इसको हटा दें, आइए। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने मान लिया ये परमाणु है, परमाणु के केंद्र में क्या है, नाभिक है, ठीक है ना। ये क्या है, नाभिक है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, हम ये अभी तक समझा हमने ये है, जितने भी मॉडल वगैरह हमने पढ़ा उसमें हमने यही जाना कि नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बना रहे हैं, द्रव्यमान संख्या। यानी द्रव्यमान संख्या का मतलब हो गया न्यूक्लियन की संख्या, मतलब न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या। इसी को न्यूक्लियन की संख्या, न्यूक्लियन भी बोला जाता है, इसी को द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। और इसका मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ही नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ, माना नाभिक में जेड प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, जेड प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हमने मान रखा है मास ऑफ एमपी, यानी मास ऑफ प्रोटॉन। इसलिए जेड प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसलिए जेड प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, जेड एम पी। अब देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर क्या था, हमने पढ़ा जेड प्लस एन। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, ए माइनस जेड हो जाएगी, ठीक है ना। तो माना एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर यम एन है, इसलिए ए माइनस जेड न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बाबू, ए माइनस जेड इंटू यम एन। तो हम कह सकते हैं इसलिए नाभिक का द्रव्यमान, इसलिए नाभिक का द्रव्यमान बराबर कितना, द्रव्यमान इसको हम मान लेते हैं कैपिटल यम है, ठीक है ना। ये यानी कि यम बराबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान धन प्रोटॉन का, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो हमारे पास आ गया यम बराबर कितना, मास ऑफ, ये कितना रखा हमने, एम पी, ये तो है, लेकिन कौन सा, जेड एम पी, प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, ए माइनस जेड इंटू यम एन है। अब देखिए हमारे पास आया कि जो न्यूक्लियस हमने माना है, जो मान रखा है, उसका वास्तव में द्रव्यमान कितना है, ये आ रहा है। तो वास्तविक द्रव्यमान कुछ और था, ये हमने क्यों एज्यूम किया, जो अपने स्टडी के आधार पर, कि हमने पढ़ा कि परमाणु केंद्र में क्या है, नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो ये न्यूक्लियन संख्या इसको बोलते हैं, इसी को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। इसके आधार पर अगर हमने कहा कि इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बना रहे हैं, नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, तो इसका मतलब नाभिक का जो द्रव्यमान इतना होना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि माना
नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान बराबर यम डैश हम मान ले रहे हैं, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान यम डैश। तो डेल्टा यम यानी जो चेंज आया, जो चेंज आ रहा है कि यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हम नाभिक का निर्माण करवा रहे हैं, तो नाभिक निर्माण के दौरान जो चेंज आया, क्यों चेंज आ रहा है? क्योंकि ये दोनों जो है अस्थाई नहीं रहेंगे ऐसे ही, क्योंकि कुछ ना कुछ इनमें ये डिस्टरबेंस इनके अंदर पैदा होगी, क्योंकि यहां पे जैसे दोनों आएंगे, यहां नाभिक का जो है जो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगी, ऊर्जा बहुत ज्यादा, और ऊर्जा ज्यादा जहां हो जाती है वहां कोई परमाणु हुआ, नाभिक हुआ, कोई स्टेबल नहीं रहता है। वो स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ पोर्शन अपना कम करता है ताकि वो स्टेबल रह सके, यानी अस्थाई रह सके। तो इसका मतलब जो द्रव्यमान की कमी आएगी वो कितनी होगी? जो नाभिक का जो हमने माना द्रव्यमान है उसमें से वास्तविक द्रव्यमान को माइनस कर दें, यानी कि हमारे पास आ गया जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू यम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें से क्या कर दें? जो हमारे पास है यम डैश को माइनस कर दें। यही जो डेल्टा यम है यही कहला रहा है द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति को क्या हमने बोला? मास डिफेक्ट। क्या बोला? मास डिफेक्ट। तो बाबू समझो मास डिफेक्ट क्या है, यानी द्रव्यमान क्षति यानी मास डिफेक्ट कह रहा है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर हम क्या कर रहे हैं? नाभिक का निर्माण करा रहे हैं, तो जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है वो कुछ कम हो जा रहा है। क्या आ रहा है? नाभिक के द्रव्यमान में कुछ ना कुछ कमी आ रही। देखिए नाभिक का द्रव्यमान ये था, वास्तविक द्रव्यमान ये था, तो हम माइनस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्या आ रहा है? द्रव्यमान में कमी आ रही। यानी जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक नाभिक की रचना करते हैं, एक नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसके द्रव्यमान में कुछ ना कुछ कमी आ रही है। उसी कमी को हम क्या कह रहे हैं? द्रव्यमान क्षति कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द्रव्यमान क्षति कह रहे हैं। तो द्रव्यमान क्षति क्या है कि जब इसकी स्टेबिलिटी के लिए, देखिए अस्थायित्व के निर्माण में यह अस्थायी रहना चाह रहा है, नाभिक हमेशा अस्थायी रहना चाहता है, अनस्टेबल हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है नाभिक के अस्थायित्व के लिए जब हम कह रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर एक नाभिक के रचना कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, उसके अस्थायित्व के लिए निर्माण कर रहे हैं कि ताकि ये अस्थायी रहे और हमारा नाभिक भी बन जाए, तो उस समय क्या हो रहा है? उसके द्रव्यमान में कुछ ना कुछ कमी आ रही है, उसके द्रव्यमान में कुछ ना कुछ कमी आ रही है। उसी कमी को हम क्या कर रहे हैं? द्रव्यमान क्षति कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए। तो नाभिक के अस्थायित्व के निर्माण के लिए, नाभिक के अस्थायित्व के निर्माण के लिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलकर अस्थायित्व के लिए, या अस्थायित्व के लिए आप कह सकते हैं नाभिक के अस्थायित्व के निर्माण के लिए, अस्थायित्व के लिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलकर जब नाभिक का निर्माण करते हैं, यानी कि अस्थायी नाभिक के लिए बात करने, सीधे सीधे अगर हम नाभिक ना लिखे, अस्थायी नाभिक के लिए जब अस्थायी नाभिक का निर्माण करने के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में मिल रहे हैं, तो नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसके द्रव्यमान में कुछ कमी आती है, कुछ क्षति होती है, जिसे द्रव्यमान, देखिए लिख भी दे रहा हूं, जिसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कर रहे हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ध्यान से देखिएगा बाबू। तो कह रहा है नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो है की कमी आ रही है, तो कह रहा है कि नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कुछ और था, जबकि हमने एज्यूम जो किया था वो कुछ और आ रहा था। इसका मतलब ये ज्यादा हो रहा था, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान क्या था? कम था।
यानी कि जो वास्तविकता हमें पता चली कि जब नाभिक का निर्माण हो रहा है, अस्थायी नाभिक के लिए निर्माण हम कर रहे हैं, अस्थायित्व के लिए, उसके नाभिक के अस्थायित्व के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए हम जब नाभिक का निर्माण करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में रख रहे हैं, दोनों साथ मिला रहे हैं, तो दोनों पहले तो क्या होता है, कुछ ना कुछ टक्कर होती है, दोनों एक जगह नहीं रह सकते। तो इन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ ये क्या करते हैं, अपने आप को कुछ एडजस्ट करते हैं ताकि हम दोनों मिलकर एक स्टेबिलिटी के अंदर रहें, यानी कि अस्थायित्व की जगह पर रहें, तो ताकि नाभिक भी अस्थायी रह सके। तो उस दौरान ये क्या करते हैं, अपने द्रव्यमान को कुछ कम करते हैं, मतलब कुछ न कुछ ऊर्जा अपनी बाहर निकाल रहे हैं। तो इसके जो द्रव्यमान में कमी आ रही है वही ऊर्जा के रूप में बाहर निकलेगी। तो यही कहा कि जो द्रव्यमान में कमी आ रही है उसी को हम क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान क्षति कह रहे हैं। फिर से एक बार बाबू देखो, नाभिक के अस्थायित्व के निर्माण के दौरान क्या हो रहा है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर अस्थायी नाभिक की रचना कर रहे हैं तो उसके द्रव्यमान में कुछ ना कुछ कमी आ रही है, उसके द्रव्यमान में कुछ ना कुछ कमी आ रही है। इसी कमी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, द्रव्यमान क्षति कह रहे हैं, यानी कि मास डिफेक्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मास डिफेक्ट कह रहे हैं। यहां तक अगर बात समझ में आ गई हो तो आप नोट करिए। अगर आप में आता है कि द्रव्यमान क्षति क्या है तो डिफिनेशन लिखेंगे, ये टोटल पूरी कहानी आपको लिखना पड़ेगा। एक नंबर का तो आप डिफिनेशन लेकर निकल लीजिएगा। देखिए ध्यान सुनिएगा, ये फिगर बनाइए, ठीक है ना, ये आप फिगर एक बना देंगे बस ऐसे ही दिखाने के लिए, तो ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ भाई बच्चे ने पूरा किया है। तो कह रहा है कि अगर द्रव्यमान क्षति के बारे में एक नंबर का तो आप केवल डिफिनेशन लिखिए, फिगर बनाइए, निकल लीजिए। लेकिन अगर कहीं 2 नंबर का पूछ रहा है, देखिए यूपी बोर्ड है, हिंदी मीडियम वालों, अगर 2 नंबर का पूछ रहा है तो आप परिभाषा लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे, फिगर बनाएंगे, पूरा ये निर्माण करके यहां तक लाएंगे आप। तो ये हुआ द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति, देखिए किसी लड़के ने कहा कि जो सर आप पढ़ा रहे हैं क्या मैं ऐसे क्या नाम एग्जाम में लिख सकता हूं? हाँ बाबू लिख सकते हैं आप। जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूं ताकि आप डीपली भी जाएं, साथ साथ आपके देखिए डीपली भी जा रहे हैं, डीप में एकदम ले जाकर पढ़ा रहा हूं, और साथ साथ में ताकि जो पॉइंट्स आपको लिखने एग्जाम में वही वही बोल रहा हूं। यहां पे लिखने के लिए वही लिख रहा हूं, बोलने के लिए मैं बहुत बोल दिया, लेकिन लिखने के लिए उतना ही पॉइंट लिख रहा हूं ताकि एग्जाम के पर्पज में ही रहे, ज्यादा इतिहास नहीं लिखा जाता है। देखिए भाई फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में आपको अगर कॉपी लिखनी है तो आप बहुत हिस्ट्री नहीं लिखिएगा, मेन उसके जो पॉइंट्स हैं, उसकी जो रचना है, उसके जो इक्वेशंस है, उसके जो क्वेश्चंस हैं, उसमें जो है क्या नाम है उसके फार्मूले हैं, फार्मूले को लिखिए। सबसे ज्यादा फिजिक्स किस पे जोर देती है, फार्मूले पर। तो अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति कह रहा है क्या, जब अस्थायी नाभिक की रचना होती है, तो यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जब एक अस्थायी नाभिक की रचना करते हैं तो उस समय उसके द्रव्यमान में कुछ ना कुछ कमी आती है, वही कमी क्या कहला रही है, हमारी द्रव्यमान क्षति कहला रही है। क्लियर? आइए चलते हैं अब क्या कह रहा है, बंधन ऊर्जा क्या है। अब क्या कह रहा है, अब ज्यादा नहीं बचा है बाबू, बस थोड़ा सा ही है। बंधन ऊर्जा क्या है, तो हम पढ़ रहे हैं, हमने कहा कि बंधन ऊर्जा क्या है, तो बंधन ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया जाए। बंधन ऊर्जा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी। देखिए अब हमने फिर वही कहानी, सेम कहानी है, बस केवल नाम चेंज हुआ है, बस थोड़ा सा। नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन है, कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, यहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। नाभिक के अंदर जो है, अब देखिए दोनों एक जगह है, किसी न किसी ऊर्जा से बंधे हुए हैं, क्योंकि द्रव्यमान क्षति के रूप में कहा, द्रव्यमान जब क्षति हो रही है तो ऊर्जा कुछ बाहर आ रही है। अगर वही ऊर्जा जो बाहर आई उसी ऊर्जा के बराबर इसको अगर हम ऊर्जा दे दें तो यहां से क्या होगा, नाभिक टूट जाएगा। नाभिक क्या हो जाएगा, यानी टूट क्यों जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग हो जाएंगे। भाई अब ये ऊर्जा बाहर निकल गई, अब इस बाउंड्री से बाहर निकलेगा नहीं। अब देखिए भाई इसके पास क्षमता कम हो गई, अब ये नाभिक से बाहर निकलने की, ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री से बाहर निकलने की क्षमता कम हो गई। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ ये ऊर्जा अपने लॉस कर दिया। अब अचानक तुम थक के आए, गिर गए, तो तुम वहां से उठ नहीं पा रहे हो, तो कहां जाओगे भाई, थोड़ी देर तक आराम करोगे ना। अगर तुमको तुरंत उसी टाइम अगर हम मान लीजिए ये ग्लूकोज डी वगैरह जो दे दिया जाए, तुरंत तुम्हारे अंदर क्या आ गई, तुम्हारे एनर्जी आ गई, तुम धड़ाधड़ फिर दौड़ना शुरू कर दिए। इसका मतलब क्या है, जिस एनर्जी से तुम गिरे हो, जिस एनर्जी से तुम गिरे हो, मतलब वो एनर्जी तुम्हारी बाहर निकली, अगर उसके बराबर तुमको एनर्जी दे दी गई तभी तुम खड़े हो गए। इसका मतलब यहां भी देखिए वही चीज,
जो ऊर्जा यहां बाहर निकली है डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, जो ऊर्जा बाहर निकली है अगर उसके बराबर इसको हम ऊर्जा दे दें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों अलग हो जाएंगे और नाभिक हमारा क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा। तो इसका मतलब जिस ऊर्जा से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर, ध्यान सुनिए, जिस ऊर्जा से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर नाभिक की रचना कर रहे हैं, नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, वही ऊर्जा क्या कहला रही है, बंधन ऊर्जा कहला रही है। ध्यान से दिमाग से सोचिए, कह रहा है कि हमने क्या पढ़ा, डेल्टा ई बराबर क्या था, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब देखिए जो द्रव्यमान क्षति जो हो रही थी, द्रव्यमान जो कमी आ रही थी, उसके ही बराबर क्या हो रही थी, ऊर्जा बाहर निकल रही थी। अब अगर इसकी ऊर्जा जो बाहर निकल गई, मान लीजिए इसकी ऊर्जा कितनी हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर निकल गई। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर निकल गई तभी आकर ये यहां रुक गए, नहीं तो क्या थे, बाहर थे। ये क्या थे, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब इसके पास ऊर्जा कितनी थी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अधिकता, जैसे इसके पहले पास कितना था, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा थी, ठीक है ना। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले से था, मतलब समझिए यहां पे इस समय कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले जब यहां पे था तो इसके पास कितनी थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल दी गई ऊर्जा और बच गई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसी में है, उसमें क्या, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा लेकर पड़े हुए हैं। अब ये बाहर नहीं निकल रहे हैं, अब ये बाहर नहीं निकल रहे, कहे कहें कि इनकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या है, बाहर निकल चुकी है। इसका मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा इसको चाहिए यहां के लिए। तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बाहर निकली, अगर इसी की बराबर ऊर्जा हम अगर यहां पे दे दो तो इसके पास कितनी हो जाएगी, 5 1 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर बाहर निकल जाएगा। तो कह रहा है क्या कि जिस ऊर्जा से आपस में बंधे हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जब एक नाभिक की रचना कर रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलकर एक नाभिक की रचना कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो जिस ऊर्जा से ये आपस में बंधे हैं उसी ऊर्जा को हम क्या कह रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि बंधन ऊर्जा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबू, बंधन ऊर्जा। इसका मतलब ये है कि हम इसका दूसरा अर्थ भी जान सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ने के लिए, यानी नाभिक को तोड़ रहे हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं, नाभिक को विखंडित करने का मतलब क्या हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग कर रहे हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इनको ब्रेक करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस ऊर्जा क्या चाहिए, इनको अलग करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करेंगे तो इसका मतलब है नाभिक विखंडित हो गया। क्या हो गया बाबू, विखंडित हो गया। तो नाभिक को विखंडित कर रहे हैं, इसका मतलब है कोई ऊर्जा उसको दे रहे हैं, तो ऊर्जा देने किसमें जा रही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए। कहें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही मिलकर दोनों आपस में बंधकर क्या बनाए हैं, नाभिक बनाए हैं। तो विखंडन का मतलब, नाभिक के विखंडन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग हो रहे हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग हो रहे हैं, इसका मतलब नाभिक अलग हो रहा है, टूट रहा है। तो हम कह रहे हैं कि अगर इसका सीधा फॉर्म कहें कि हम कह रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जब नाभिक का निर्माण करते हैं, या नाभिक के निर्माण के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऊर्जा दे रहे हैं, तो इसका मतलब है सब कुछ मिलाकर क्या है, नाभिक की जो रचना हो रही है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से हो रही है। तो नाभिक ही क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ही क्या है, नाभिक। सिंपली अगर हम भोजपुरी भाषा में कहें, ठीक है। तो इसका मतलब है नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। नाभिक किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग कर दिया जाए तो क्या होगा, नाभिक टूट जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी गड़बड़, नाभिक की स्टेबिलिटी गड़बड़। तो वही कह रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए जो भी बाहर से ऊर्जा दी जा रही है वही ऊर्जा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है। तो दोनों देखिए हमने क्या कहा कि दोनों क्या नाम डिफिनेशन लिख रहे हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को तोड़ने के लिए जो बाहर से नाभिक को ऊर्जा दी जा रही है उसे ही बंधन ऊर्जा कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, बंधन
ऊर्जा कहते हैं। ध्यान से सुनो। तो पहले डेफिनेशन ये थी कि जो है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण कर रहे थे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए जो हम ऊर्जा बाहर से दे रहे हैं नाभिक को, वही ऊर्जा क्या कहला रही है? बंधन ऊर्जा कहला रही है। या तो दूसरी डेफिनेशन हम कहें, अस्थायी नाभिक के निर्माण के दौरान जिस ऊर्जा से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं अस्थायित्व में जो नाभिक अस्थायित्व है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर एक नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, उस ऊर्जा को ही हमने क्या कहा? बंधन ऊर्जा। तो इसका मतलब है कि हम कह रहे हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जिस ऊर्जा से आपस में मिलकर अस्थायी नाभिक, अस्थायी तो ही तो बात कर रहा है, अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे ही नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। देखिए दोनों डिफिनेशन हमने लिख दिया, उसे ही नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो इतनी चीजें हो गई कि बंधन ऊर्जा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, यानी कि जिस ऊर्जा से ये नाभिक आपस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखा है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक का स्थायित्व बना रहे हैं, वही ऊर्जा क्या है? बाइंडिंग एनर्जी है। कभी कभी आता है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, तो प्रति न्यूक्लियन का मतलब है ए से उसके क्या है? द्रव्यमान संख्या से भाग दे दो, वही आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। यानी डेल्टा ई इक्वल टू कितना हो गया? बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। कहीं की यही ऊर्जा बाहर निकल रही थी, इसलिए बंधन ऊर्जा यही है। आपकी जो ऊर्जा बाहर निकले, इसी ऊर्जा से वो आपस में बंधे थे, इसका मतलब वही ऊर्जा बाहर निकल गई। तो बंधन ऊर्जा मतलब जिस ऊर्जा से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे हुए हैं, जिस ऊर्जा से दोनों आपस में मिलकर निर्माण कर रहे हैं स्थायी नाभिक का, वही ऊर्जा क्या कहला रही है? आपकी बाइंडिंग एनर्जी कहला रही है। बात समझ में आई? तो हम आगे बढ़ते हैं। बाइंडिंग एनर्जी, आप कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी प्रति न्यूक्लियन की बात करेंगे। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की बात करेंगे। तो आइए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की बात कर रहे हैं कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या है, तो उसको भी देखते हैं। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तो है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, क्योंकि न्यूमेरिकल आता भी एक पर न्यूक्लियन जो है हम आपकी निकाल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक एग्जांपल करा दूंगा मैं भी, ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब हो गया, आपको ये लिखना है। आइए, तो जो आपकी डेल्टा ई आ रही है, अगर उसमें न्यूक्लियन की संख्या भाग, देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यही आपकी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यानी कि जो ऊर्जा बाहर निकल रही है, जो ऊर्जा बाहर निकल रही है, ऊर्जा बाहर निकल रही है, उसको भाग दे रहे हैं किससे? द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या को ही क्या कर रहे हैं, या इसी को कहें न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियनों की संख्या से हम भाग दे दें अगर जो ऊर्जा बाहर निकल रही है, उसी को हम क्या कर रहे हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो हमने पढ़ा द्रव्यमान क्षति क्या है, और ये डेल्टा। एक आप चीज जानिए, आपका जो द्रव्यमान आता है 1 AMU जो आएगा, वो किसके बराबर आएगा? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा। अभी हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा, उस न्यूमेरिकल को हम करेंगे। तो हमने पढ़ा नाभिक क्या है, नाभिक का साइज, आकार क्या है, उसकी त्रिज्या क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि द्रव्यमान क्षति क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या? द्रव्यमान क्षति के बाद बंधन ऊर्जा क्या है। बंधन ऊर्जा के आगे हमने पढ़ा कि बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उसकी द्रव्यमान संख्या से अगर भाग दे दिया जाए तो पर
मतलब दर की बात कर रहा है, दर को किसी चीज से भाग दिया जाता है किसी समय से। तो समय हमारे पास क्या है, समय का मतलब यहाँ पे क्या है कि किसमें से निकल रहा है, तो न्यूक्लियनों की संख्या से ही बात कर रहा है, तो उससे नाभिक से निकल रहा है, तो इसलिए पर न्यूक्लियन अगर हमें पूछ रहा है तो द्रव्यमान संख्या से हम भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आ जाओ बाबू देख लेते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरह आएगा तो हमको करना ही करना, ये क्वेश्चन आता है। तो कह रहा है क्या है कि निम्नलिखित नाभिकीय अपक्रिया में, निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा की गणना करिए, मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। तो पहले क्या है, क्या दे रखा है, 3 लिथियम 6 और प्लस 1 न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या है, क्या क्या बन रहा है, 2 हीलियम 4 प्लस क्या है 1H3 प्लस 1H3। अब देखिए सबका द्रव्यमान इसने दे रखा है, मास ऑफ 3 लिथियम 6 का कितना दे रखा है, 6.015 उसके बाद क्या है 126 AMU। फिर है मास ऑफ न्यूट्रॉन का भी देगा, मास ऑफ 0N1 ये दे रखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है कितना इसने 1.008। फिर इसके बाद क्या है 665 AMU। फिर इसके बाद क्या दे रखा है, मास ऑफ 2 हीलियम 4 इसने दे रखा है कि जो हीलियम का द्रव्यमान 4.002। इसके बाद क्या है, काफी लंबा देता है 4.002 AMU। पापा ऐसा क्वेश्चन आएगा देख लो, अभी हम करा रहे हैं इसको। और फिर क्या रहा है 1H3 का द्रव्यमान, मास ऑफ 1H3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दे रखा है 3.0 16049। तो हमें डेल्टा यम निकालना है मुक्त ऊर्जा की गणना करने के लिए, तो हमें पहले डेल्टा यम निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये दोनों है, इनका द्रव्यमान और इनका द्रव्यमान, पहले इनका द्रव्यमान ऐड करिए, ये तो कर रहा है। तो पहले क्या कर रहा है कि AMU इतना है, 1H2 का द्रव्यमान इतना है, तो हमें निकालना है द्रव्यमान क्षति। तो इसका द्रव्यमान करिए, इसका द्रव्यमान ऐड करिए, ताकि तभी देखिए यहां से ये अपक्रिया हुई तो ये बना, तो इसका मतलब इसका द्रव्यमान कुछ और होगा, इसका द्रव्यमान कुछ और होगा, हम इसमें से अंतर निकालेंगे वही क्या होगा, डेल्टा एम हो जाएगा। तो हम निकालते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, मास ऑफ 3 लिथियम 6 प्लस मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन बराबर कितना हो गया, देखिए ऐड करिए 6.015126 प्लस कितना आ रहा है 1.00865 ऐड करिए, 6 5 11 6 2 8 1 9 6 1 7 8 5 13 1 1 2 0 6 1 7 इतना AMU। और इन दोनों का द्रव्यमान देखिए, मास ऑफ 2 हीलियम 4 प्लस मास ऑफ 1H3 का देखिए कितना हो रहा है 4.002604 प्लस 3 कितना हो रहा है प्लस 3.016049। देखिए तो 9 4 13 4 1 5 6 6 2 8 1 0 4 3 7 कह रहा है ये नाभिक पहले द्रव्यमान ये हो गया, अब द्रव्यमान अपक्रिया के बाद ये हो रहा है। तो कह रहा है कितना अंतर आया, तो डेल्टा एम क्या हो गया, जो पहला द्रव्यमान था उसमें से हम घटा देंगे इसका, क्योंकि भाई ये पहले था, इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान की कमी आई तभी तो ये क्रिया हुई है। तो हमारे पास क्या था, माइनस करेंगे 7.02
3791 माइनस 7.01863 कितना हो गया? 8, 8 में से 5 जाए 3, 7 में से 6 जाए 1, 13, 13 में से 8 जाए 5, यहाँ बचा 1 0 0। इतना AMU कितना हुआ? डेल्टा एम बराबर आ गया हमारे पास इतना AMU। हमें कह रहा मुक्त ऊर्जा गणना करना है, तो डेल्टा E बराबर होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो हम रख देंगे इसकी वैल्यू 0.005138 इंटू AMU इंटू सी स्क्वायर बराबर कितना होता है? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, देखिए आपका 0.005138 मल्टीप्लाइड बाय 931, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 करिए 8 3 1 5 0 0, फिर 3 और 24, 3 3 9 2 11 और 3 1 3 1 4, 3 5 15, 3 0 0, 9 8 72, 9 3 27 और 27 में 7 जोड़ेंगे 34 एंड 34 और 9 कम 9 9 3 12, 9 5 45 1 46 4 0। अब जोड़ दीजिए 8 4 3 7 और 2 2 4 4 4 8 5 13 5 2 7 1 8 6 1 7, ये 4 ये 0। कितने अंक पे दशमलव है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इतना। यानी कि हमारे पास डेल्टा E की वैल्यू कितनी आ गई? 4 पॉइंट, देखिए ये डेसिमल है, 4 पॉइंट आपके पास आ गई 78 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रहा आपका नाभिकीय जो अक्रिया हो रही है उसमें जो देख रखा है। कहा पहले हम क्या निकालेंगे? पहले देखेंगे अक्रिया से पहले जो अक्रिया हो रही है उसमें जो रिएक्टेंट है उसका द्रव्यमान कितना है, और रिएक्टेंट के बाद जो प्रोडक्ट बना उसका द्रव्यमान कितना है। क्योंकि इसी रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट में क्या होता है? धीरे धीरे इसकी कमी आती है, इसकी धीरे धीरे क्या होती है? वृद्धि होती है अक्रिया में। लेकिन द्रव्यमान में जो पहले ज्यादा था, अब इसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ कम रह जाएगा। तो वही जो इनके बीच जो अंतर आएगा द्रव्यमान का, वही क्या होगा? डेल्टा एम हो जाएगा। अब जब डेल्टा एम हमने निकाल लिया तो हमें कह रहा है मुक्त ऊर्जा की गणना करनी है। तो मुक्त ऊर्जा की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे? डेल्टा ई हमने पढ़ा है आइंस्टीन का जो इक्वेशन और द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में, तो डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर थे। तो डेल्टा ई बराबर यहां से हम निकालेंगे जो डेल्टा एम आया है इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। काहे? क्योंकि वो ये जो सी स्क्वायर और जो एएमयू है, एक एएमयू इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू जो होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आ गया वो किस में आएगा? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इस तरह इस चैप्टर का जो था हमने ये बताया। आपको थोड़ा सा बचेगा वो मैं कल कराऊंगा या तो शाम को ही कर देंगे हम। चलिए अभी जो थोड़ी देर बाद हमारी वीडियो आएगी उसमें आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि उसमें मुझे डिटेल कुछ पढ़ाना है आपको, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, क्योंकि लोग थोड़े थोड़े से पढ़ा के हटा देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो खामखा बहुत लंबी वीडियो हम नहीं लेकर जाएंगे ताकि आपको एक ही में सब पूरा पूरा हमने देखिए लाकर रख दिया कि क्या क्या एग्जाम में कैसे कैसे आएंगे। आपको हमने न्यूमेरिकल भी करा दिया, न्यूमेरिकल ऐसे ही आएंगे बाबू, टोटली आपके एक क्वेश्चन फिक्स है, आपका आना ही आना है। द्रव्यमान क्षति पूछा जाता है, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है पूछा जाता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा जाता है, और जो आपकी डिस्टेंस है क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो है आपकी वो भी पूछा जाता है, और साथ साथ में उसका आकार जो होता है, नाभिक की त्रिज्या का जो फार्मूला है R इक्वल टू कितना था? आर नॉट A⁴ वाला, वो सब चीजें पूछी जाती हैं। तो हमने आपका इतने में सारा करा दिया। तो हमें लगता है कि आपको अगर समझ में आ गया है मेरे हिसाब से, तो मैंने अपना पूरा अपना फोकस कर दिया, आपको इतना डीपली पढ़ा दिया, जबकि ये वन शॉट वीडियो है। लेकिन मैं आपने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ आपकी कुछ हेल्प कर रहा हूं एग्जाम के पर्पज से, तो प्लीज आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो करना ना भूलिए। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए मैं ही खड़ा हूं यहाँ पे। आप लोग कुछ अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी, तो मैं और अच्छे तरीके से और तरीके से अलग अलग तरीके से मैं आपके पास लेकर आऊंगा नए नए वीडियो। तो मैं इसी के साथ आज अपना ये समाप्त कर रहा हूं चैप्टर टॉपिक। थैंक यू।